तो आज हम इतिहास के एक बहुत ही अनोखे बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं। सोचिए, एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक पूरे सब कॉन्टिनेंट पर राज करने वाली ताकत बन गई। चलिए इस पूरी प्रक्रिया की परत दर परत पड़ताल करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये सवाल उठता है कि इन खतरनाक समुद्री यात्राओं के पीछे की असली वजह क्या थी। तो इसका सीधा सा जवाब है पैसा। यूरोप में भारतीय मसालों, रेशम और कपड़ों की बहुत ज्यादा मांग थी, और वास्को डी गामा का भारत पहुंचना बस उस मांग को पूरा करने के लिए एक नए सीधे समुद्री रास्ते की शुरुआत थी। तो आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे व्यापार करने का इरादा एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने में बदल गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय धन संपदा के लिए दौड़ की। आखिर वो कौन सी ऐतिहासिक वजह थी जिन्होंने यूरोप के लोगों को समंदर के रास्ते खोजने पर मजबूर कर दिया। देखिए, यहाँ 15वीं सदी के जियोपॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। जो पारंपरिक जमीनी रास्ते थे उन पर तुर्कों का कंट्रोल हो गया था। इससे यूरोप के लोगों के लिए पूरब का सामान पाना लगभग नामुमकिन हो गया। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट था जिसने उन्हें एक नया रास्ता यानी समंदर का रास्ता खोजने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, समुद्री रास्ते की खोज ने यूरोप की ताकतों के बीच एक होड़ सी लगा दी। पुर्तगालियों का आना तो इस बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर सिर्फ पहला कदम था। बहुत जल्द ही अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी भी इस खेल में कूद पड़े। और यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, जहां हम उन खास तरीकों की बात करेंगे जिन्हें हम इस कॉर्पोरेट विस्तार की टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, जिनका इस्तेमाल कंपनी ने किया। इस पूरे खेल का जो सबसे बड़ा हथियार था वो था 1600 का रॉयल चार्टर। अब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था। ये तो समझिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज्म का एक क्रांतिकारी आइडिया था। इसने कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार दिया, और उससे भी बड़ी बात, इसने साम्राज्य फैलाने के सारे जोखिम और फायदे एक प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिए। अब उस दौर के एक खास शब्द फैक्ट्री को समझते हैं। हमें इसे आज के मतलब से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। 17वीं सदी में फैक्ट्री का मतलब होता था एक रणनीतिक ठिकाना, एक ट्रेडिंग हब। ये एक गोदाम भी था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी, और कंपनी के एजेंटों के लिए एक मजबूत सुरक्षित जगह भी। कंपनी की शुरुआती स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सर थॉमस रो का मामला एकदम परफेक्ट केस स्टडी है। यहां उनका तरीका फौजी नहीं बल्कि डिप्लोमैटिक था। सम्राट जहांगीर से फरमान या शाही आदेश लेकर रो ने कंपनी के लिए पूरे मुगल साम्राज्य में एक स्थायी मौजूदगी का कानूनी आधार बना दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। कभी कभी होने वाले व्यापार से लेकर सबकॉन्टिनेंट पर एक परमानेंट मौजूदगी तक का सफर। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये वो दौर था जब व्यापार की लड़ाई हथियारों की लड़ाई में बदल गई। यहाँ हमें इस खेल के दो बड़े खिलाड़ियों पर ध्यान देना होगा, फ्रांसीसियों की तरफ से जोसेफ डुप्लेक्स और अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों ने एक नई मिलिट्री पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाई। आइडिया नया ये था कि यूरोप से बड़ी बड़ी सेनाएं लाने के बजाय ये लोग यहाँ के राजाओं के आपसी झगड़ों में दखल देते, किसी एक शहजादे का साथ देते और फिर भारतीय सैनिकों यानी सिपाहियों को ही हथियार और ट्रेनिंग देकर अपनी तरफ से लड़वाते। ये एक तरह से प्रॉक्सी वॉर का एक नया और असरदार मॉडल था। तो ये जो कर्नाटक युद्ध थे, इन्हें एक तरह की प्रयोगशाला या कहें कि एक रिहर्सल समझिए। यहीं पर ब्रिटिश कंपनी ने अपनी फौजी रणनीतियों को मजबूत किया, अपनी राजनीतिक चालों को बेहतर बनाया और आखिरकार अपने सबसे बड़े यूरोपियन दुश्मन फ्रांसीसियों को इस रेस से बाहर कर दिया। अब जब फ्रांसीसी रास्ते से हट गए तो कंपनी ने अपने सारे सीखे हुए दांवपेच अपने अगले टारगेट पर लगाए। और यहीं से हम इस कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, बंगाल पर कब्जा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या होता है जब एक कॉरपोरेशन का मुनाफा कमाने का मकसद किसी राज्य की संप्रभुता को सीधी चुनौती देने लगे? तो हुआ ये कि कंपनी ने कलकत्ता में अपने फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दी, वो भी बिना इजाजत के। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के लिए ये उनकी हुकूमत को सीधी चुनौती थी। जरा नवाब के नजरिए से सोचिए, एक विदेशी कंपनी उनके ही इलाके में बिना पूछे किला बना रही हो, तो उनका जो रिएक्शन था 1756 में कलकत्ता पर हमला करना, वो उनके लिए अपना कंट्रोल वापस पाने का एक जायज कदम था। लेकिन कहानी का असली टर्निंग पॉइंट है 1757 की प्लासी की लड़ाई। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सत्ता हमेशा ताकत से नहीं बल्कि साजिश और पैसे से भी जीती जाती है।
क्लाइव की जीत तो असल में एक भी गोली चलने से पहले ही तय हो चुकी थी। उन्होंने नवाब की फौज में एक कमजोर कड़ी ढूंढ निकाली, उनके सेनापति मीर जाफर का लालच और रिश्वत के जरिए उसे अपने पाले में कर लिया। ये एक जंग से ज्यादा एक सौदा था। और इस एक घटना के जो नतीजे हुए वो जबरदस्त थे। पहला, कंपनी को बंगाल में लगभग टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार मिल गया। दूसरा, वो बंगाल की किंग मेकर बन गई, यानी असली शासक। और तीसरा और सबसे अहम बात, अब भारत के सबसे अमीर सूबे का पूरा खजाना उनके हाथ में था, जिससे वो अपनी प्राइवेट आर्मी को और भी बड़ा बना सकते थे। अगर प्लासी की जीत एक साजिश थी, तो 1764 में बक्सर की लड़ाई एक असली फौजी जीत थी। इसमें कंपनी ने मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की मिलीजुली फौज को हराया। इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि कंपनी की सेना कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड है। अब किसी को कोई शक नहीं था कि इस इलाके में असली सैन्य ताकत किसके पास है। और इस जीत ने ही कंपनी को हमारे आखिरी पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया, जब इस ताकत को कानूनी रूप दिया गया और कंपनी आधिकारिक तौर पर एक राज्य बन गई। इस बदलाव का जो लीगल टूल था वो था 1765 में मिला दीवानी का अधिकार। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से सारा टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार दे दिया। मतलब सिर्फ एक दस्तखत से एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी को अब वो अधिकार मिल गया था जो किसी भी सरकार का सबसे बड़ा काम होता है, टैक्स वसूलना। चलिए एक पल के लिए रुककर इस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। एक प्राइवेट कंपनी जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है और जो अपने शेयर होल्डर्स को जवाबदेह है, अब 2 करोड़ लोगों पर हुकूमत कर रही थी। उसकी पहली जिम्मेदारी मुनाफा कमाना था, ना कि अपनी प्रजा की भलाई करना। यह दुनिया के इतिहास में एक बिल्कुल ही नया और अनोखा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पे लाके छोड़ देती है जो आज भी उतना ही जरूरी है। कॉर्पोरेट पावर और स्टेट पावर के बीच की लाइन कहाँ है? कंपनी की कहानी एक ऐसी ऐतिहासिक केस स्टडी है जो हमें बताती है कि क्या होता है जब ये लाइन धुंधली पड़ जाती है और आखिरकार पूरी तरह से मिट जाती है।